नमस्कार साथियों, पुनः मेवाड़ की इस पुण्य भूमि से मैं हितेंद्र सिंह तंवर अपने यूट्यूब चैनल शांभवी क्लासेस, जो कि समर्पित है राजस्थान में होने वाली समस्त प्रतियोगी परीक्षा जिनमें हिंदी व्याकरण की एक अहम भूमिका होती है। साथियों, हम वर्णमाला पे अभी आगे बढ़े हुए हैं और वर्णमाला के तहत जो है हमने पिछली कक्षाओं में अभी तक हमने पढ़ा है स्वर, व्यंजन, उच्चारण स्थल, स्वरों का वर्गीकरण देखा हमने। कल जो है हमने व्यंजनों का वर्गीकरण देखा था। हमने कहा था कि व्यंजनों का वर्गीकरण जो है वह 5 आधार एवं 23 प्रकार पे किया गया है। 23 प्रकार में 5 आधारों में पहला आधार हमने लिया था जो कि था उच्चारण स्थल के आधार पे, और उसमें हमने 8 प्रकारों में उसे समझा था। तो कौन कौन से 8 प्रकार थे? कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, दंत्योष्ठ्य, उसके बाद वत्स्य, और अंत में क्या? अली जिह्वा या कांकल्य। सबसे पहले कंठ में मैंने कहा था यहाँ से क वर्ग, तालव्य से च वर्ग, मूर्धन्य से त वर्ग, दंत्य से ट वर्ग और ओष्ठ से प वर्ग, और उसके बाद दंत्योष्ठ से ब, और फारसी भाषा का एक वर्ण जो फ, जिसे अर्थात फ के नीचे नुक्ता था, वह भी दंत्योष्ठ में माना गया है। उसके बाद वत्स्य, मसूड़ा, मैंने कहा था याद रखना है क्या? लसन, लसन याद रखनी है, तो वो लसन किस में फंस गई? मसूड़े में फंस गई। और उसके बाद अलिजीवा या कंकल्य में क्या है? ह। उसके बाद मैंने कहा था कि कंठ से भी ह का उच्चारण होता है, प्राथमिकता अलिजीवा को देनी है। ऑप्शन में अलिजीवा या कांकल्य नहीं है तो हमें कंठ के साथ जाना है। उसके बाद मैंने कहा था ह य र, तो तालव्य से य और मूर्धन्य से श। उसके बाद य के आगे श, और इधर जो है मूर्धन्य श जो है वो वापस मूर्धा में हो गया। तो इस प्रकार जो है हमने 8 प्रकार पहले आधार पे बांटे थे। आज जो है हम वह दूसरे आधार की चर्चा करेंगे, और वह है उच्चारण उच्चारण प्रयत्न के उच्चारण प्रयत्न के आधार पर ठीक है। और उच्चारण प्रयत्न के आधार पे जो है हम स्वरों को कितने भागों में बांटते हैं? 9 भागों में। कितने भागों में? 9 भागों में। पहला हम पढ़े हैं, देखेंगे, एक बार नाम नोट कर ले। आप चाहे तो मेरे साथ नाम नोट कर सकते हैं। स्पर्शी व्यंजन या स्पर्श व्यंजन एक ही बात है। उसके बाद स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। उसके बाद इषत स्पृष्ट व्यंजन। चौथा जो है वह है संघर्षी व्यंजन। उसके बाद नासिक्य व्यंजन। एक बार नाम नोट करें, उसके बाद मैं समझाता हूँ उच्चारण प्रयत्न क्या होता है। उसके बाद उत्क्षिप्त या क्या? ताड़नजात व्यंजन। उत्क्षिप्त या ताड़नजात व्यंजन। सातवां है लुंठित या प्रकंपित व्यंजन। लुंठित छोटा है। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन। आठवां है पार्श्विक व्यंजन। क्या है? पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन। और नवा जो है वह है हमारे पास संयुक्त व्यंजन।
संयुक्त व्यंजन। देखिए, उच्चारण प्रयत्न के आधार पे, अर्थात जब हम किसी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तब हमें कितना प्रयत्न या कितनी कोशिश करनी होती है, उस आधार पे जो है हम व्यंजनों को 9 भागों में बांटते हैं। पहला कौन सा? स्पर्शी व्यंजन या स्पर्श व्यंजन। दूसरा कौन सा? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तीसरा कौन सा? ईषत् स्पृष्ट व्यंजन। ये छोटा आएगा शायद, और मैं देख लूंगा, कंफ्यूज हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, ईषत् स्पृष्ट व्यंजन। चौथा जो है वह संघर्षी व्यंजन है। पांचवा नासिक के व्यंजन है। छठा उत्क्षिप्त या ताड़नजात व्यंजन है। सातवां लुंठित या प्रकंपित व्यंजन है। आठवां पार्श्विक व्यंजन है। और नवा जो है वो संयुक्त व्यंजन है। इस प्रकार हम उच्चारण प्रयत्न के आधार पे व्यंजनों को 9 प्रकारों में बांटते हैं। ये सभी नाम याद करने पड़ेंगे। देखिए, इसके अलावा इसका कोई समाधान नहीं है। जो हिंदी में याद करने जैसी चीजें हैं वो वर्णमाला में बहुत अच्छे से याद करनी होगी आपको। ठीक है, तो स्पर्शी व्यंजन क्या है? तो आपको ध्यान रखना है कि जो क से म तक अपने व्यंजन हमने पढ़े, पांचों वर्गों के जो व्यंजन है क से म तक स्पर्शी व्यंजन होते हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी हो गई? तो क से म तक 25। इनकी संख्या कितनी है? 25। उसके बाद स्पर्श संघर्षी व्यंजन, अर्थात वे व्यंजन, अभी आप नोट न करें, अभी आप समझे। ठीक है, जब नोट करने जैसा था, आपने नोट नहीं भी किया है पूरा तब भी कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको 1 या 2 मिनट का समय दूंगा, उसमें आप नोट कीजिएगा। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, अर्थात वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जो है जब मुख से उच्चारित होते हैं वे स्पर्श के साथ साथ थोड़ा संघर्ष अपने उच्चारण में होता है। तो वे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? च वर्ग के व्यंजन, च, छ, झ, झ। ठीक है, उसके बाद क्या है? ईषत् स्पृष्ट व्यंजन, अर्थात ईषत् का मतलब है हल्का, हल्का या बहुत कम। स्पृष्ट का क्या मतलब है? स्पर्श। ठीक है, अर्थात क्या? हल्का स्पर्श हो। ठीक है, क्या हो? बहुत ही कम स्पर्श हो, बहुत ही कम संघर्ष करना पड़े। और ऐसे 2 व्यंजन है, वह क्या है? य और व। क्योंकि अपने उच्चारण में इन्हें बहुत ही कम संघर्ष करना पड़ता है, ये बिना किसी बाधा के जो है उच्चरित हो जाते हैं। अतः इन्हें एक नाम दिया गया है, और वह नाम क्या है? अर्ध स्वर। क्या कहा गया है इन्हें? अर्ध स्वर। तो ईषत् स्पृष्ट व्यंजन का दूसरा नाम क्या है? अर्धस्वर। और ये कौन कौन से हैं? य और व। उसके बाद संघर्ष व्यंजन, अर्थात वे व्यंजन जिनको अपने उच्चारण में पूर्ण संघर्ष करना पड़ता है, प्राणवायु गर्म हो जाती है, उष्म हो जाती है, उन्हें ही हम संघर्षी व्यंजन कौन से हैं कहते हैं। ये कौन कौन से हैं? तो तालव्य, मूर्धन्य, वत्स या दंती स्वर जिसे कहते हैं, एवं क्या? ह। एक इसका नाम हमने जब व्यंजन पढ़ते हुए भी देखा था, क्या? उष्म व्यंजन। कौन से व्यंजन? उष्म व्यंजन। समझ रहे आप? उसके बाद नासिक के व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का 5वां व्यंजन, तो वह कौन से हैं? अंग, इय, अण, न एवं म। चूंकि अपने वर्ग में ये 5वें स्थान पे आते हैं, अतः इन्हें एक और नाम देते हैं, और वह क्या नाम है? पंचम वर्ण। क्या कहते हैं? पंचम वर्ण भी इन्हें कहा जाता है। उसके बाद उत्क्षिप्त या ताड़नजात व्यंजन, आपको पहले ही पता है, क्या? ड और ढ, जैसे पढ़ाई, सड़क। ठीक है, इस प्रकार मैंने आपको। लुंठित या प्रकंपित, लुंठित जो कि लुढ़के, जो जीवा पे लुढ़कता हुआ है। किस प्रकार से? इस प्रकार से जो है वह लुढ़कता हुआ उसका उच्चारण हो, उसके उच्चारण में उसको प्रयत्न करना पड़े। क्या क्या प्रयत्न? लुढ़कने का। अब ये देखिए, इसको याद करने का एक बहुत अच्छा ट्रिक बताता हूँ यहाँ पे। इसको काट दीजिए और अब इसको सीधा कीजिए। जैसे आप इसको सीधा करेंगे, आपके सामने सीधा सीधा क्या आ जाएगा? क्या आएगा? र। ठीक है, तो लुंठित या प्रकंपित व्यंजन क्या है? र। उसके बाद पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक यानी कि पार्श्व, अगल बगल, अर्थात यह हमारी जीवा है, तो वह व्यंजन जिसके उच्चारण में प्राणवायु जो है वह अगल बगल से
अगल बगल से बाहर की ओर निकलती है, और वह क्या है? ल। क्या है? ल। उसके बाद संयुक्त व्यंजन आपको पता है क्या है? क्ष, त, श और ज्य। ठीक है, इस प्रकार से उच्चारण प्रयत्न के आधार पे हमने व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ा, जो कि कितना है? 9 प्रकार होते हैं। स्पर्शी व्यंजन क से म तक, इनकी संख्या कितनी है? 4 है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, इनकी संख्या 4, क्योंकि इ जो है वह नासिक्य में आता है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे भी आता है, कोई दिक्कत नहीं, आप 5 भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि आपको ये नहीं पूछेगा कि इनकी संख्या कितनी है, इसकी संभावना बहुत कम है। तो इस च वर्ग के जो व्यंजन है वे स्पर्शी व्यंजन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे इनकी संख्या इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बार आप इसे नोट करें, या फिर एक बार मैं वापस समझाऊं? अच्छा चलिए, आप एक बार इसे नोट कीजिए, उसके बाद मैं आपको वापस समझा देता हूँ इसे। ठीक है, 2 मिनट का समय लीजिए, इत्मीनान से नोट कीजिए। यहाँ पे अर्धस्वर, इनकी संख्या भी कितनी है? 2 है। उसके बाद इनकी संख्या 4 है। पंचम वर्ण, इनकी संख्या 5 है। इनकी संख्या 2 है। इनकी संख्या 1, इसकी भी 1 है, और इसकी संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है, नोट करें। आवाज आ रही सही से? ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मैं ये मान सकता हूं कि आपने नोट कर दिया होगा, और 1 मिनट का समय लीजिए, आप आराम से नोट कीजिए। मैं आपको वापस इसका जो है दोहरान करवा देता हूँ, आप आपके लिखने में ध्यान रखें। मैंने क्या कहा कि उच्चारण प्रयत्न के आधार पे हम व्यंजनों को 9 प्रकारों में बांटते हैं। कौन कौन से व्यंजन हैं? वे व्यंजन है कौन से? स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, ईषत् स्पृष्ट व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, नासिक्य व्यंजन, उत्क्षिप्त या ताड़नजात व्यंजन। उसके बाद क्या है? लुंठित या प्रकंपित व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, एवं अंतिम कौन सा? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, यहाँ पे सीक्वेंस ऊपर नीचे हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको तो याद रखना है कि स्पर्शी व्यंजन क से म तक जो होते हैं वे स्पर्शी व्यंजन होते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, च वर्ग के जो व्यंजन हैं वे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद ईषत् स्पृष्ट व्यंजन, ईषत् अर्थात हल्का, स्पृष्ट यानी कि स्पर्श, जो अपने उच्चारण में मुख के बहुत ही कम भागों को स्पर्श करता है या बहुत ही कम रुकावट के उच्चारित हो जाता है, उसे ईषत् स्पष्ट व्यंजन कहते हैं। उनकी संख्या कितनी है? 2 है। चूंकि ये अपने उच्चारण में बहुत ही कम बाधा से उच्चारित हो जाते हैं, अतः इन्हें एक संज्ञा दी गई है, और जो क्या है, अतः इन्हें एक और नाम दे दिया गया है, एक और संज्ञा दे दी गई है, जिसका क्या जो जिसे क्या कहते हैं? अर्ध स्वर। ये कौन कौन से हैं? य और व। उसके बाद जो है हमने अगला संघर्षी व्यंजन। कौन कौन से हैं? वे व्यंजन जिन्हें अपने उच्चारण में संघर्ष का सामना करना पड़ता है या संघर्ष के साथ उच्चारित होते हैं, उन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी? 4 है। चूंकि इनके उच्चारण में प्राणवायु जो है वह उष्म हो जाती है, गर्म हो जाती है, अतः इन्हें उष्मीय व्यंजन भी कहते हैं। तो ये कौन कौन से हैं? तालव्य, मूर्धन्य, दंती और स ह। ठीक है, दंत्य स और ह। उसके बाद हमने पढ़ा नासिक्य व्यंजन, अंग, इय, अण, न और म। चूंकि ये अपने वर्ग में 5वें स्थान पर आते हैं, अतः इन्हें पंचम वर्ण की संज्ञा दी गई है। देखिए, मैं यहाँ पे एक शब्द बोल रहा हूं, पंचम वर्ण की संज्ञा। तो संज्ञा किसका पर्यायवाची है? नाम। ठीक है, आपने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान
भाव आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो नाम का पर्यायवाची ही क्या है? संज्ञा। जैसे जैसे समझिए, जैसे मैंने कहा कि आंख का पर्यायवाची क्या है, तो आप कहते हैं आंख का पर्यायवाची क्या है? नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु। अर्थात क्या कि आंख कहे या नयन कहे एक ही बात है, तो संज्ञा कहे या नाम कहे एक ही बात होती है। तो इन्हें पंचम वर्ण की संज्ञा दी गई है। एक संज्ञा दी गई है क्या? पंचम वर्ण। उसके बाद उत्क्षिप्त या ताड़नजात व्यंजन, इनके और नाम मैंने बताए थे क्या? द्विगुण, द्विस्पृष्ट, द्विस्पर्शी व्यंजन। तो ये कौन कौन से हैं? ड़ और ढ़। ठीक है। उसके बाद जो है मैंने कहा क्या? लुंठित या प्रकंपित व्यंजन, वो कौन कौन से हैं? एक ही है, वो क्या है? र। उसके बाद पार्श्विक व्यंजन, वह व्यंजन जिसके उच्चारण में प्राणवायु जो है जीवा के अगल बगल से निकलती है, उसे पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। और वह कौन सा है? ल। और अंतिम जो हमने पढ़ा जो कि क्या? संयुक्त व्यंजन, जो कि क्या है? क्ष, त, श और झ, या झ के बाद श लिखे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। एक बार मैं इसको वापस रिपीट कर देता हूं। ठीक है। पुनः मेरे साथ आप नोट करेंगे। स्पर्शी व्यंजन मैंने आपको कहा क्या? क से म तक, क से म तक इनकी संख्या कितनी हुई? 25। उसके बाद स्पर्श संघर्षी व्यंजन, तो मैंने कहा च वर्ग के व्यंजन जो है वे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद ईषत् स्पष्ट व्यंजन कौन कौन से? य और व। इन्हें एक और संज्ञा दी गई क्या? अर्ध स्वर। क्या कही गई? क्या कहा गया? अर्ध स्वर। उसके बाद क्या? संघर्षी व्यंजन कौन कौन से? तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य स और ह, चूंकि प्राणवायु गर्म हो जाती है, उष्म हो जाती है, इन्हें एक और नाम क्या देते हैं? उष्म व्यंजन। उसके बाद क्या है? नासिक्य व्यंजन कौन कौन से? अंग, इय, अण, न और म। चूंकि अपने वर्ग में पांचवें स्थान पे आते हैं, अतः इन्हें पंचम वर्ण की संज्ञा दी गई है। देखिए ये जो अनुस्वार है इसको खोलना चाहे तो कैसे लिखेंगे? इस प्रकार से। अब ये यहाँ पे ये अंग आता है, अण कब आता है, न कब आता है, म कब आता है, ये हम संधि में बहुत ही अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। एक ही बार में आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी से परेशान होने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वैकेंसी का भी अभी समय है, तब तक हम संधि निपट गए होंगे। ठीक है। उसके बाद उत्क्षिप्त या ताड़नजात व्यंजन कौन से? ड़ और ढ, ढ़। ठीक है। उसके बाद लुंठित या प्रकंपित व्यंजन क्या है? र। उसके बाद पार्श्विक व्यंजन क्या है? ल। उसके बाद क्या? संयुक्त व्यंजन क्ष, त, श और ज। ठीक है। एक आपने शब्द सुना होगा क्या? कितने ने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। वैसे ही औरत के क्या होते हैं? 16 श्रृंगार होते हैं। तो आप सभी ऐसा करें, अपनी कॉपी पे जो ये एक ऊपर जगह खाली होती है, वहां पे एक शब्द लिखे श्रृंगार। एक शब्द लिखे क्या? श्रृंगार। ठीक है। लिख दिया आप सबने? चलिए। क्या ये श्रृंगार सही है? क्या यह श्रृंगार सही है? आपने इन दोनों में से क्या लिखा है? ये मुझे आप कल बताइएगा और मैं आपको कहूंगा कि ये सही है या ये सही है। कौन सा सही है ये मैं आपसे पूछूंगा, और क्यों सही है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। देखिए क्यों सही है अभी बता देते हैं। यदि इसे तोड़ा जाए, सॉरी अलग किया जाए, इस वर्ण को यदि देखा जाए तो ये क्या बनता है? श, र। क्या बनता है? एक सेकंड माफी चाहता हूँ। यहां से 3 वर्ण निकलते हैं क्या? श निकलेगा, र निकलेगा और री निकलता है।
ठीक है, क्या श, र और री, 3 वर्ण निकलते हैं। ठीक है, और ये जो निकलता है वह निकलता है श और री। तो 3 वर्ण एक साथ नहीं हो सकते किसी एक ही वर्ण में। तो ये एक्चुअली ये होता क्या है, श्रृंगार होता है, जबकि हम लिखते क्या है, श्रृंगार। तो आज से ध्यान रखें, यह शब्द ही गलत है, सही शब्द क्या है, श्रृंगार है, अर्थात इसमें श और री का जो है वह योग हुआ है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ऐसे ही एक शब्द है क्या, श्रृंखला, यह सही है, जबकि हम क्या लिखते हैं, श्रृंखला, यह गलत है, यह सही है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो आपने यह नोट कर दिया होगा। एक बार पुनः कॉपी का अंतिम पेज खोलें और उसमें यह जो पूरा वर्गीकरण है उसे बिना देखा देखी आप नोट करने की कोशिश करें। ठीक है, इधर नहीं देखिएगा, सिर्फ इनको देखे। आपको 30 सेकंड का समय दिया जाता है, 30 क्या 1 मिनट लीजिए और एक बार बिना देखा देखी नोट करें। देखिए, यहाँ पे आपको खुद के साथ ईमानदारी रखनी है। मैं नहीं, मुझे नहीं पता कि आप उसको रिपीट भी कर रहे हैं या सिर्फ सुन रहे हैं कि चलो ठीक है आगे बढ़ो आगे बढ़ो। आगे नहीं बढ़ना है जब तक सही समय नहीं आ जाए। बेमतलब का आगे बढ़ना हमें किसी न किसी मुसीबत में रखता है। तो जो मैं छोटे छोटे यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दूं, छोटी छोटी निर्देश दूं, तो कोशिश करें कि उनकी पालना आप करें। और मैं ये उम्मीद रख रहा हूँ कि आप कॉपी और पेन लेके ही बैठे होंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो है वह है श्वास की, ये नहीं, पहले ये कर लेते। तीसरा जो आधार है वह है स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर। तो यह वर्गीकरण हालांकि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है। देखिए, आपको बताया था मैंने कि स्वर तंत्रियों में एक सामान्य कंपन उत्पन्न होता है, कोई विशेष कंपन उत्पन्न नहीं होता है, तो उसे कहते हैं क्या, अघोष। और जहां पे कंपन उत्पन्न होता है सामान्य से अधिक, उन्हें हम क्या कहते हैं, घोष। उसी का एक और नाम हमने क्या दिया, सघोष। तो स्वर तंत्रों में कंपन के आधार पे व्यंजन कितने होते हैं, 2 प्रकार के। फर्स्ट क्या, अघोष व्यंजन। कौन कौन से, क्या, अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन। दूसरा क्या, घोष व्यंजन। और इसी का एक और नाम दिया था क्या, सघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया ऐसा मैं मानता हूं। और आपको जब मैंने पढ़ाया होगा तब आप समझ ही गए होंगे कि मैंने आपको कहा था प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक वर्ग, ठीक है, जो नए जुड़े हैं वो वर्ग क्या होता है ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है। तो प्रत्येक वर्ग का कौन सा, पहला और दूसरा, साथ ही क्या मैंने आपको कहा था, कौन सा, श, श एवं स, ये क्या होते हैं, अघोष व्यंजन होते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा। तो पहले और दूसरे में क्या, क ख, इधर च छ, क्या, ट ठ, त थ और प फ, ये प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे व्यंजन। और च छ, ट ठ, त थ और प फ, ये क्या हो गए, अघोष व्यंजन। हालांकि मैंने पहला और दूसरा लिखा है तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं यहाँ पे इसे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और दूसरा क्या है, घोष या सघोष व्यंजन।
तो मैंने आपको कहा था क्या, प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक 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 वर्ग का कौन सा तीसरा और कौन सा चौथा और कौन सा पांचवा, पांचवा वापस ध्यान रखिएगा, मैंने उस दिन भी आपको लिखे बताया था इस प्रकार से। उसके बाद क्या, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अंतस्थ व्यंजन पता है कौन कौन से, य, र, र, व एवं क्या क्या ह। और एक मैंने आपको कहा था कि सभी स्वर जो है वे भी क्या होते हैं, घोष होते हैं। क्या होते हैं, घोष होते हैं। एक मैंने यहाँ पे अलग से बता दिया, ध्यान रखिएगा कि समस्त स्वर जो है वे घोष ध्वनियां होती है, घोष वर्ण या सघोष वर्ण होते हैं। नोट करें इन्हें। इनकी संख्या कितनी हो गई आपके सामने, 13। इनकी संख्या कितनी हो गई आपके सामने, 31। ठीक है, हम यहाँ पे मूल वर्णों की बात कर रहे हैं। आराम से नोट करें। आगे के जो आधार है वह इतने बड़े नहीं है, छोटे छोटे ही हैं, जिन्हें हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो पुनः मैं आपको एक बार वापस बता देता हूं कि स्वर तंत्रों में कंपन के आधार पे कितने, दो प्रकार, कौन कौन से, अघोष और क्या, घोष, जिसका दूसरा नाम क्या, सघोष। ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, सीधा सा। प्रत्येक वर्ग का क्या, प्रत्येक वर्ग का कौन सा पहला और कौन सा दूसरा, और साथ ही क्या, श, श और क्या, स। और यहाँ पे घोष और सघोष में मैंने कहा था क्या, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। उसके बाद क्या, अंतस्थ व्यंजन, कौन सा, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से, आपको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, कौन से, य, र, ल, व, और उसके बाद मैंने कहा था क्या, ह। प्लस आपको मैंने एक और अलग से बाइफरफिकेशन दिया है क्या, कि समस्त जो स्वर होते हैं वे भी किस में आते हैं, घोष और सघोष ध्वनियों में। ठीक है, ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगले चले तो चौथा जो आधार है वह है श्वास की, श्वास की, श्वास की मात्रा, मात्रा के, श्वास की मात्रा के आधार पर, श्वास की मात्रा के आधार पर। और वहां पे भी हम व्यंजनों को कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में। एक ये भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, वह कौन से, प्रथम क्या, अल्प प्राण व्यंजन। आपको बहुत अच्छे से यह समझा रखा है कि अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं, आपको याद आ गया होगा, मुझे यकीन है, उम्मीद है, विश्वास है। यह मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं, अपेक्षा करता हूं कि आपको जो मैंने पढ़ाया है वह याद होगा। तो क्या आप मेरे साथ लिखे, क्या, प्रत्येक प्रत्येक वर्ग का कौन सा पहला और तीसरा और कौन सा पांचवा व्यंजन, एवं एवं कौन से अंतस्थ व्यंजन,
अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से आ गए? अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से? य, र, ल एवं व। तो अल्प प्राण व्यंजन कौन से हुए? अल्प प्राण वे व्यंजन जिनके उच्चारण में प्राण वायु की मात्रा कम होती है या सामान्य से कम हो, वे अल्प प्राण। जहां पे सामान्य से अधिक हो, वे महाप्राण। तो दूसरा वर्गीकरण क्या हो गया आपके सामने? महाप्राण व्यंजन। तो महाप्राण व्यंजन कौन से? प्रत्येक वर्ग का कौन सा दूसरा, चौथा एवं क्या? एवं क्या? ऊष्म व्यंजन। कौन से व्यंजन? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से? तालव्य श, मूर्धन्य श, मत्स्य स या दंत्य स और क्या? ह। ठीक है, नोट कीजिए। यह भी मैंने आपको पहले समझा रखा है। यदि आप पढ़ाते समय गंभीर हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको मैंने उसी समय ये चीजें याद करवा दी थी, और एक ही बोर्ड पे, एक ही पृष्ठ पे याद करवाने का तरीका मैंने जो है आपको समझा दिया था। ठीक है, नोट करें इसे। क्या है? श्वास की मात्रा के आधार पे व्यंजनों के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार। कौन कौन से? अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन से? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा एवं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से? य, र, ल एवं व। उसके बाद दूसरा कौन सा प्रकार? महाप्राण व्यंजन। कौन कौन से व्यंजन? प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा एवं ऊष्म व्यंजन। कौन कौन से ऊष्म व्यंजन? श अर्थात तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य स या वत्स्य स एवं ह। ठीक है, आगे बढ़े। उम्मीद करता हूं कि इसे आपने नोट कर दिया होगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट मत लीजिए। देखिए, वैसे कहते हैं स्क्रीनशॉट लीजिए, लेकिन जब मैं पढ़ता था तो मुझे याद है कि मैंने इतने स्क्रीनशॉट लिए, और उसके बाद जब मैं फोन में देखता था स्क्रीनशॉट को देख के मेरा दिमाग खराब होता है। ये क्या है? हजार हजार, दो दो, पांच पांच हजार स्क्रीनशॉट मैंने रखे, और वो एक सिर्फ भंडारण है। यह कोई मतलब नहीं है आप स्क्रीनशॉट रख के। मैं इसमें कोई समझदारी नहीं मानता। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप रखते हैं, लेकिन हर चीज में स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं है। आप नोट करने की, लेखन शैली को सुधारने की आवश्यकता है आपको, क्योंकि चाहे पेपर सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, हिंदी में हमें वर्णों के लेखन पे ही उसके शब्दों के शुद्धि का ज्ञान होगा। इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि हमें उसके शब्दों का ज्ञान होगा। माफी चाहता हूं। ठीक है, आगे बढ़े हम। यह भी आपको ध्यान में हो गया। और उसके बाद पांचवा और अंतिम जो वर्गीकरण है वह है जीवा पेशी में, जीवा पेशी में जीवा पेशी में तनाव के आधार पर, जीवा पेशी में तनाव के आधार पर, और जीवा पेशी में तनाव के आधार पे भी हम व्यंजनों को 2 भागों में बांटते हैं। प्रथम क्या? कोमल व्यंजन, कोमल व्यंजन, और दूसरा क्या? कठोर व्यंजन, कठोर व्यंजन। ठीक है, तो याद रखिएगा, समस्त घोष व्यंजन जो है वे कौन से होते हैं? कोमल व्यंजन होते हैं। तो कोमल व्यंजन कौन से हुए? घोष व्यंजन। एवं
तो यहाँ पे मैं धन का चिन्ह लगा रहा हूं, एवं कौन से, अल्प प्राण, अल्प प्राण। इसको कहीं बाइफरकेशन करने या इसको विस्तार से लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपको सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाएगा कि कोमल व्यंजन होते हैं, तो घोष एवं अल्प प्राण व्यंजनों को एक शब्द में नाम देना चाहे तो उन्हें क्या कहेंगे, कोमल व्यंजन। तो कठोर व्यंजन आप समझ गए क्या हो गए, अघोष एवं क्या, महाप्राण, अघोष एवं महाप्राण व्यंजन। यह आपको याद रखना है। इसमें इसको कहीं छेड़छाड़ी करके इसको एक एक लिख के बताओ, ऐसा नहीं पूछता है। बेवजह हमें ज्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है, हमें कहीं विद्वान नहीं बनना है, हमें केवल एक पेपर पास करना है जिसको हम लक्षित करके आगे की ओर बढ़ रहे हैं। केवल इसका ध्यान रखें, आपको यदि पूछा जाए कोमल व्यंजन कौन से हैं, तो घोष एवं अल्प प्राण व्यंजनों को एक शब्द में नाम ले या संज्ञा दे तो इन्हें कोमल व्यंजन कहते हैं, एवं अघोष एवं महाप्राण व्यंजनों को यदि हम एक शब्द में नाम देना चाहे तो इन्हें हम कठोर व्यंजन कहते हैं। नोट करें इसे। ठीक है, तो ये जो है हमने व्यंजनों का वर्गीकरण भी पढ़ा। ठीक है, हमने आपको कहा था, आपने नोट कर दिया होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। पुनः 10-15 सेकंड लीजिए, आराम से नोट कीजिए। तो 5 वर्गीकरण हमने देखे। ठीक है, एक बार मैं पांचों वर्गीकरण को बहुत ही छोटे तरीके से संक्षिप्त रूप में आपके सामने रख देता हूं। ठीक है, देखिएगा। प्रथम हमने पढ़ा था क्या, उच्चारण स्थल के आधार पर, उच्चारण स्थल। दूसरा हमने पढ़ा क्या, उच्चारण प्रयत्न, क्या, उच्चारण प्रयत्न। ठीक है, तीसरा हमने पढ़ा क्या, श्वास की मात्रा। उसके बाद चौथा हमने पढ़ा क्या, स्वर तंत्रियों में कंपन, कंपन। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा लिखते हैं, श्वास की मात्रा। चौथा क्या, स्वर तंत्रियों में कंपन। ठीक है, स्वर तंत्रियों में क्या, कंपन। ठीक है, तो उच्चारण स्थल के आधार पे हमने कितने भागों में बांटा, 8। उच्चारण प्रयत्न में 9, 9 8 17, इसमें 2, इसमें 2 और ये 2, तो 17 2 19, 2 21 और 2 23। इस प्रकार हमने व्यंजनों को 5 आधार एवं 23 प्रकार, ये आपको याद हो गए होंगे। कौन से, कंठ, क्या, तालव्य, क्या, मूर्धन्य, उसके बाद क्या, दंत्य, उसके बाद क्या, ओष्ठ्य, उसके बाद क्या, दंतोष्ठ्य। देखिए, याद तो आपको करना ही पड़ेगा, कुछ चीजें जहां पे याद कर सकते हैं वहां पे याद करनी ही पड़ेगी। उसके बाद क्या, वत्स्य, जिसे हमने एक शब्द में नाम दिया था क्या, मसूड़ा। और उसके बाद क्या, अलिजीवा या कांकल्य, अलिजीवा या एक शब्द नाम हमने लिया था क्या, कांकल्य। ये हमने कल की कक्षा में पढ़ा था। बहुत ही आसानी और बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाने की मेरी कोशिश जो है वो की। क्या, क वर्ग, च वर्ग, क्या, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। उसके बाद दंत्योष्ट में क्या, व, और एक मैंने आपको फारसी भाषा का एक वर्ण पढ़ाया था, फ, या सिंपल सा फ जिसमें नुक्ता है। ठीक है, मसूड़े में क्या फंसी है, तो मैंने आपको कहा था क्या,
ल स न, और अव्ययीजीवा या कांकव्य क्या में क्या होता है, ह। मैंने कहा था कंठ में भी क्या है, ह है। क्या है, ह है। ह, इसमें क्या य, इसमें क्या र, इसी में तालव्य श, इसमें मूर्धन्य श। इस प्रकार से मैंने आपको कल एक वर्गीकरण पढ़ाया था जो कि अच्छा था, इंपॉर्टेंट था। इसी पे हमने पूरी कक्षा की थी। आज मैंने उच्चारण प्रयत्न के आधार पे 9 कौन कौन से, मैं उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गए होंगे। कौन कौन से, वापस आप मेरे साथ दोहरान करें। स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, ईषत स्पष्ट व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, नासिक्य व्यंजन, उसके बाद उत्क्षिप्त या ताड़नजात व्यंजन, उसके बाद क्या लुंठित या प्रकंपित व्यंजन, उसके बाद क्या पार्श्विक व्यंजन, और अंतिम 9वां जो कि क्या है आपके पास, क्या है संयुक्त व्यंजन। ये 9 थे। उसके बाद श्वास की मात्रा के आधार पे मैंने कहा क्या कि अल्प प्राण एवं महाप्राण, स्वर तंत्रों में कंपन्न, अघोष, क्या घोष, और अंतिम हमने कहा क्या जीवा पेशी में तनाव के आधार पे कोमल व्यंजन जो कि क्या होते हैं घोष एवं अल्प प्राण, और उसके बाद मैंने कहा कठोर व्यंजन जो कि क्या होते हैं अघोष एवं अल्प प्राण, सॉरी अघोष, घोष एवं अल्प प्राण, और एवं कठोर व्यंजन क्या होंगे अघोष एवं महाप्राण। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल छोटी मोटी हम परिभाषा एवं बाकी चीजों को देखते हुए कल इस टॉपिक को हम खत्म कर देंगे। आज के लिए यहीं तक। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।